रेंज है उसके आधार पर सॉलिड्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत ज्यादा मात्रा में स्मॉल क्रिस्टल या फिर स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं और हर एक क्रिस्टल की अपनी एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है, पर्टिकुलर शेप होती है। इन अ क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इज ऑर्डर्ड। और एक क्रिस्टल में जो क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे क्रिस्टल बना होता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या फिर आयंस हो सकते हैं, वो ऑर्डर्ड होते हैं, यानी जो उनका अरेंजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाया जाता है और ये रेगुलर पैटर्न पूरे एंटायर क्रिस्टल में, पूरे के क्रिस्टल में अपने आप को रिपीट करता रहता है। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्टज आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। सोडियम क्लोराइड और क्वार्टज ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। ये इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये क्रिस्टल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल्स हैं वो एक पर्टिकुलर शेप के हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल शेप है, यानी ये क्रिस्टल एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप का है और हर एक क्रिस्टल की शेप रेगुलर है। साथ ही साथ हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट अपने आप को रिपीट करता है पूरे के पूरे क्रिस्टल्स में। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट है, इस तरीके से वो अरेंज है। पहले 3 फिर 2 अरेंज है, उसके बाद 3 अरेंज है। तो ये जो अरेंजमेंट है कि पहले 3 पार्टिकल्स, उसके बाद 2 पार्टिकल, उसके बाद 3, फिर 2 पार्टिकल्स, फिर 3 पार्टिकल, तो ये पूरे के पूरे क्रिस्टल्स में, पूरे के पूरे सॉलिड में ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। इसका मतलब है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कि एक पर्टिकुलर पैटर्न अपने आप को क्रिस्टल्स में, पूरे के पूरे क्रिस्टल में रिपीट कर रहा है। अब है एमोर्फस सॉलिड। एन एमोर्फस सॉलिड, जिसको ग्रीक में एमोर्फस कहते हैं, जिसकी कोई भी फॉर्म नहीं होती। एन एमोर्फस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। एमोर्फस सॉलिड में वह पार्टिकल्स आते हैं जिनकी शेप इरेगुलर होती है। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इन सच ए सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो एमोर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। एक तो एमोर्फस सॉलिड इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स से बना है, दूसरा एमोर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होगा। इन सच एन अरेंजमेंट ए रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट में एक रेगुलर या फिर पीरियडिकली जो रिपीटिंग पैटर्न होता है जो अपने आप को एक पर्टिकुलर पीरियड में रिपीट करता है, वो पैटर्न सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस में ही देखा जाता है। Such portions are scattered and in between the arrangement is disordered। जो रेगुलर पैटर्न के जो पोर्शंस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और अरेंजमेंट जो होता है वो भी डिसऑर्डर्ड होता है। आप ये देख सकते हैं, ये एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल डायग्राम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, वो बहुत ही इरेगुलर है। यहाँ पर किस तरीके से अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये किसी और तरीके से अरेंजमेंट है, और जो पार्टिकल है उनकी शेप भी इरेगुलर है। यहाँ पर इसकी शेप अलग देखिए, इसकी शेप कुछ और बड़ी देखिए, इसकी शेप कुछ और अलग है। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब कि एक रेगुलर पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। The structure of quartz crystalline and quartz glass amorphous are shown in figure 1.1a and 1.1b। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्वार्टज की, और ये क्वार्ट्ज ग्लास की एमोर्फस स्ट्रक्चर है। तो ये क्रिस्टलाइन और ये
एमोर्फस स्ट्रक्चर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। While the two structure are almost identical, yet in the case of amorphous quartz glass there is no long range order। तो दोनों ही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये आइडेंटिकल है, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं क्वार्टज ग्लास में जो अमोर्फस सॉलिड है इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाई जा रही। इसमें जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। द स्ट्रक्चर ऑफ एमोर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। एमोर्फस सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो लिक्विड्स के सिमिलर होती है। ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लास, रबर और प्लास्टिक ये एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। तो हमने जो ये दो टाइप्स के सॉलिड पढ़े, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है दोनों सॉलिड्स की। अब ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ऑन द अदर हैंड एमोर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड हैं वो कम टेम्परेचर पर ही सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको अलग अलग शेप में मोल्ड किया जा सकता है, यानी उनको अलग अलग शेप दी जा सकती है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी ही। ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और ये नीट में पूछी जाती है। एमोर्फस सॉलिड को हीट करने पर वो कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर वो क्रिस्टलाइन बन जाते हैं। अब ये किस टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन हो गए ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब एमोर्फस सॉलिड को हीट किया जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। Some glass objects from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization। कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट हैं पुराने जमाने की, वो मिल्की हो जाती हैं, यानी वो थोड़ी थोड़ी धुंधली हो जाती हैं अपीयरेंस में, क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन शो करती हैं, वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो रही हैं। लाइक लिक्विड्स एमोर्फस सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। लिक्विड्स की तरह जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें भी फ्लो करने की यानी बहने की टेंडेंसी होती है, लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करते हैं। Therefore, sometimes these are called pseudo solid और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसलिए जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनको कभी कभी pseudo solids भी कहा जाता है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें भी फ्लो करने की टेंडेंसी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किन सॉलिड को pseudo solid या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाएगा, वो है एमोर्फस सॉलिड। ग्लास पैन्स फिक्स्ड टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। आपने देखा होगा दरवाजों पर या फिर खिड़कियों पर जो ग्लास पेंस लगाए जाते हैं, शीशे लगाए जाते हैं, वो धीरे से यानी जो उनका बॉटम पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वहां पर तो धीरे धीरे वो थोड़ा मोटे होते रहते हैं, थिकर होते रहते हैं, जबकि जो उनका अपर वाला पार्ट होता है, टॉप वाला पार्ट होता है, वो थिन होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास होता है वो एमोर्फस सॉलिड है, वो धीरे धीरे फ्लो करता रहता है, मतलब धीरे धीरे बहता रहता है नीचे की तरफ, और जो उसका बॉटम पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, उसको थिक करता रहता है। जैसे ये डायग्राम है, ये ग्लास पेंस है, तो जो ये ग्लास है यहाँ पर, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे नीचे फ्लो करता रहेगा, बहता रहेगा, क्योंकि वो एमोर्फस सॉलिड है, और नीचे आकर उसके बॉटम वाले पार्ट पर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए जो समय के साथ साथ नीचे वाला पार्ट खिड़कियों का जो ग्लास पेंस होते हैं वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, ऊपर वाला थिन हो जाता है। अब है अगली प्रॉपर्टी, crystalline solid are anisotropic in nature. That is, some of their physical properties like electrical resistance or refractive index show different values when measured along different direction in the same crystal. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में एनाइसोट्रोपिक होते हैं। इसका मतलब उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अलग अलग वैल्यू शो करती है जब उनको सेम क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन से देखा जाता है। जैसे यह है एनाइसोट्रोपी इसमें दी गई है, ये सेम क्रिस्टल है, किसी भी सॉलिड का सेम क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो अगर हम इस क्रिस्टल में
इस डायरेक्शन से देखें तो कुछ जो ये प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। अगर हम इस डायरेक्शन से देखें नीचे से ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो कुछ और वैल्यू शो करेगी, जबकि अगर हम इस डायरेक्शन से देखें उसको तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ और शो करेगी। इसका मतलब क्या है एनिसोट्रॉपी का, कि एक ही क्रिस्टल में जब अलग अलग डायरेक्शन से देखा जाता है तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये अलग अलग वैल्यू शो करती हैं। दिस अराइजेज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शंस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होता है। यानी इस डायरेक्शन से देखें तो इनका अरेंजमेंट कुछ और दिखाई देगा, इस डायरेक्शन से देखें तो उनका अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाई देगा, उनके बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो इसके कारण होता है। This is illustrated in figure 1.2. Since the arrangement of particle is different along different direction, the value of same physical property is found to be different along each direction. तो अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी अलग अलग है, तो एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करती है, अलग अलग वैल्यू शो करती है। अब एमोर्फस सॉलिड ऑन द अदर हैंड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो एमोर्फस सॉलिड है वो उनका नेचर है आइसोट्रोपिक। इट इज बिकॉज देर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम एंड अरेंजमेंट इज इरेगुलर अलोंग ऑल द डायरेक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमोर्फस सॉलिड में कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाया जाता, साथ ही साथ जो उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो हर एक डायरेक्शन में इरेगुलर होता है। यानी इसे मान लीजिए, यहां से मान लीजिए ऐसे इस तरीके से ये एमोर्फस सॉलिड है, तो इस डायरेक्शन से देखें, इस डायरेक्शन से भी इरेगुलर अरेंजमेंट है, इस डायरेक्शन से भी इरेगुलर है, इस डायरेक्शन से भी इरेगुलर है, तो इसलिए ये आइसोट्रोपिक होते हैं। Therefore, value of any physical property would be same along any direction. तो एमोर्फस सॉलिड में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगी, ये हमें याद रखना है। क्रिस्टलाइन में डिफरेंट होगी अलग हर एक डायरेक्शन में, एमोर्फस में हर एक डायरेक्शन में सेम होगी। These differences are summarized in table 1.1. अब टेबल 1.1 में डिफरेंस दिए गए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में। पहली प्रॉपर्टी है शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो शेप होती है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप की होती है, यानी रेगुलर होती है। एमोर्फस सॉलिड इरेगुलर शेप के होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक हाई टेम्परेचर पर जो है मेल्ट करते हैं। एमोर्फस सॉलिड एक लो टेम्परेचर पर ही, लो टेम्परेचर की रेंज होती है उस पर ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अब है क्लीवेज प्रॉपर्टी, यानी अगर उनको चाकू से काटा जाए। व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेज एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प एज टूल से काटा जाएगा, मान लीजिए चाकू से काटा जाएगा, तो वो दो पीस में बट जाएंगे और जो नए सरफेस बनेंगे, नए पीस बनेंगे, उनके सरफेस भी प्लेन होंगे और स्मूथ होंगे। ये हमने काटा यहां से इसे, ये बना, दो बन गए, तो इनके जो सरफेस होंगे वो भी प्लेन और स्मूथ होंगे। एमोर्फस में व्हेन कट विद शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेज विद इरेगुलर शेप। जब उनको शार्प एज टूल से काटा जाएगा तो वो इरेगुलर सरफेस के जो पीसेज होते हैं उनमें कट होंगे, यानी जो पीस नए पीस बनेंगे उनकी शेप, उनकी सरफेस इरेगुलर होगी। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब भी कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो जो उसकी एंथैल्पी में जो चेंज आएगा, उसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा, उसे कहेंगे हम हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो डेफिनेट होती है, पर्टिकुलर होती है। एमोर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती। एनाइसोट्रोपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। नेचर ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। एमोर्फस सॉलिड आर यूजफुल मटेरियल। एमोर्फस सॉलिड बहुत ज्यादा यूजफुल मटेरियल है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइव्स। ग्लास, रबर और प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। एमोर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एमोर्फस सिलिकॉन सबसे बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।